नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवण की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणी से न तो सत्ता पक्ष बचता है, न ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर हम रूबरू होंगे श्रवण जी से और उनसे जानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि यह सबको मालूम है कि पिछले 1.5 साल से भारतीय जनता पार्टी अपना नया अध्यक्ष नहीं चुन पाई। जेपी नड्डा अभी भी अध्यक्ष हैं। जब 2024 की शुरुआत में यह मुद्दा उठा था तब यह कहा गया था कि चूंकि अप्रैल मई के महीने में लोकसभा के चुनाव होने हैं, लिहाजा जेपी नड्डा को उनके पद पर बने रहना चाहिए। नया अध्यक्ष आएगा तो फिर वो उसके लिए कई दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। लोकसभा चुनाव को 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अभी भी बीजेपी अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाई है। ये एक पहेली है। लेकिन इससे बड़ा प्रश्न इस बात को लेकर यह है कि जो कई हलकों में चिंता जाहिर की जा रही है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी का प्रसार तो बहुत हुआ है, लेकिन सांगठनिक स्तर पर वो कमजोर हुआ है। उसके कई राज्यों में ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो शायद खुद अपना विधानसभा का चुनाव अपने बल पर न जीत पाए, वो दूसरों को क्या जिताएंगे। पहले राज्यों के अंदर बीजेपी के मुख्यमंत्री बहुत पावरफुल हुआ करते थे और अपने बल पर चुनाव जिताने की ताकत रखते थे, लेकिन अब ऐसे लोगों को रखा गया जिनको कठपुतली कहना ही बेहतर होगा। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर यह है कि क्या आरएसएस की चिंता इस बात को लेकर है कि अगर संगठन कमजोर हुआ नरेंद्र मोदी की पर्सनैलिटी कल्ट के सामने, तो फिर भारतीय जनता पार्टी का भविष्य क्या होगा। और क्या ये कारण जिसकी वजह से वो अपना नया नेता नहीं चुन पा रहे हैं, नया अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आरएसएस ने अंगत की तरीके से अपना पैर अड़ा दिया गया। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि जो एक मिथ बना हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत मजबूत संगठन है, क्या अब उस मिथ के टूटने की बारी है। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। ये रियलिटी नहीं है कि बीजेपी एक बड़ा संगठन है। हमको बड़ा संगठन इसलिए दिखता है कि 2014 में ये सत्ता में आने के बाद हर आदमी बीजेपी के साथ जुड़ने लगा। उसको लगा कि गले में एक भगवा वस्त्र अगर होगा तो उसकी जान बच जा रही है। तो ये जो आपको दिख रहा है कि बीजेपी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, वो या बहुत मेंबर्स हैं, 18 करोड़ 20 करोड़ मेंबर्स हैं, ये बहुत ही एक ये मिराज है जिसको कहना चाहिए, दृष्टि भ्रम है कि ये बहुत बड़ी पार्टी है या बहुत बड़ा संगठन है। ये था संगठन किसी जमाने में, काफी कमिटेड लोगों का संगठन था, काफी लोग थे, पर वो जमाना 2014 के बाद से खत्म हो गया। अगर मोदी जी के काम करने का तरीका आप गुजरात में देखें कि उनके ज़माने में बिगेस्ट कैजुअलिटी कौन बना, मतलब तो बिगेस्ट कैजुअलिटी, मैं माइनॉरिटीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, बीजेपी का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था गुजरात में। संघ को उन्होंने वहाँ पनपने नहीं दिया, जो आरोप है, जो देखा गया आरोप है। वीएचपी जिसने पूरे के पूरे मंदिर मूवमेंट को खड़ा किया, और आप अगर मोदी जी के तोगड़िया जी से संबंधों का पता करें तो ही शुड बी द बिगेस्ट विक्टिम ऑफ द मोदी जी नाराजगी। तो ये पूरा का पूरा जो बीजेपी का मतलब संगठन के प्रति मोदी जी का जो नजरिया रहा है गुजरात से वो यहाँ लेके आए हैं, इसका बेसिक रीजन ये है कि उन्होंने अपनी इमेज पर ज़्यादा भरोसा किया। उन्होंने अपनी इमेज को पार्टी से बड़ा कर लिया। मतलब उनको ये लगा कि पार्टी अगर है, पार्टी का विस्तार है, पार्टी अगर है तो वो उनकी इमेज के कारण है, वो पार्टी के कारण नहीं है। ये एक जो चला, अब इसीलिए आप देख रहे हैं कि पार्टी प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, इसमें थोड़ा सा आपको और हमको अगर
विस्तार से जाएं। हालांकि वो कह रहे हैं कि जुलाई में हो जाएगा, जुलाई के अंत तक पार्टी प्रेसिडेंट हो जाएगा। हमको मान के चलना चाहिए हो जाएगा। हालांकि अभी 10 राज्यों के स्टेट प्रेसिडेंट का चुनाव होना बाकी है, और जो महत्वपूर्ण राज्य हैं उनमें उत्तर प्रदेश भी है, मध्य प्रदेश भी है और उत्तराखंड भी है। और कर्नाटक में येदियुरप्पा साहब के जो बेटे हैं PY विजयेंद्र, उनको लेकर बहुत वहाँ घमासान मचा हुआ है। अगर कर देते हैं जुलाई में तो ठीक है। मुद्दा ये है आशुतोष जी कि मोदी जी, मतलब इसको आप इस तरह भी ले सकते हैं कि मोदी जी के, आप जो एक सवाल बार बार पूछते हैं, हमने कल भी बातचीत में किया हर इंटरव्यू में, क्या मोदी कमजोर हो गए? एक कॉमन क्वेश्चन है। मोदी जी की कमजोरी का सबसे बड़ा संकेत ये है कि वो अपनी मर्जी का पार्टी प्रेसिडेंट नहीं चुन पा रहे हैं। अगर आप उसको उस नजरिए से देखें, आप इसको इस नजरिए से देखें कि 2013 और 14 में राजनाथ जी थे पार्टी के प्रेसिडेंट। वो 3 साल का उनका कार्यकाल था राजनाथ जी, और उनको 1 ही साल रहने दिया, और उनको फिर कैबिनेट में ले लिया गया। और कैबिनेट में तो अमित शाह जी भी थे, मतलब डिफैक्टो तो सेकंड नंबर पे सरकार में वो रहे हैं। उन्होंने राजनाथ जी के 2 साल पूरे किए और 3 साल खुद के पूरे किए, और फिर 1 साल उन्होंने नड्डा जी को वर्किंग प्रेसिडेंट अपॉइंट किया। मतलब क्या, 14 से 20 तक 2 टर्म करीबन अमित शाह जी रहे। 20 से बाद क्या हुआ, 20 के बाद नड्डा जी हुए, 23 तक रहे। 2 साल से नड्डा जी ही बने हुए एक्सटेंशन पर। इसका मतलब है कि 2014 से आज तक मोदी जी की पसंद का ही व्यक्ति पार्टी का प्रेसिडेंट है। अब वो क्यों नहीं बन पा रहा है, अपनी पार्टी का प्रेसिडेंट क्यों नहीं बना पा रहे हैं? उसमें सबसे बड़ा ये चक्कर आ गया है कि संघ उसमें बनने नहीं दे रहा है। क्योंकि अगर मोदी जी का पसंद का नहीं बना प्रेसिडेंट और दूसरा बन गया, तो आप उसके रिपरकशंस पार्टी पर क्या होंगे वो देखिए। नेशनल एग्जीक्यूटिव जो अभी 32 लोगों की है, जिसमें मैक्सिमम लोग हैंड पिक्ड हैं मोदी जी के, वो चाहे जिसको रखते हैं चाहे जिसको हटा देते हैं, पूरा का पूरा ढांचा बदल जाएगा। और आज जो स्टेट प्रेसिडेंट्स मुख्यमंत्री के गुलाम हैं या उनके अंतर्गत काम करते हैं, फिर स्टेट प्रेसिडेंट के अंतर्गत मुख्यमंत्रियों को काम करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि पार्टी प्रेसिडेंट के अंतर्गत प्रधानमंत्री को या और लोगों को काम करना पड़ेगा या उनसे मिल के काम करना पड़ेगा। ये पहली बार हो रहा है। मतलब मोदी जी 2002 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने, और ये पिछले 23 सालों में मोदी जी के सामने पार्टी ने बड़ा संकट खड़ा कर दिया है कि वो अपना आदमी नहीं चुन पा रहे। अब इसका कारण क्या होना चाहिए? मतलब 2-3 कारण है। एक तो बड़ा कारण ये है, जो आपका मूल सवाल है उससे जुड़ा हुआ है, कि ये जो दिख रहा है इन्फ्लेटेड ऑर्गेनाइजेशन, वो अपने रियल शेप में आ जाएगा। दूसरा ये कि पार्टी की जो इमेज है, वो प्रेसिडेंट के आते ही मोदी जी के बराबर
या मोदी जी के से बड़ी हो जाएगी पार्टी के अंदर। एक पैरेलल पावर सेंटर खड़ा हो जाएगा। अगर आप शायद पसंद नहीं करें, बहुत से दर्शक भी शायद पसंद नहीं करें, कांग्रेस में भी कुल मिलाकर यही स्थिति रही है कि वहाँ जो प्राइम मिनिस्टर मजबूत रहे हैं, और या फिर इंदिरा गांधी जब पार्टी की प्रमुख थी तब मजबूत रही, या परिवार का कोई व्यक्ति रहा तो प्रमुख रहा। आपने जो कांग्रेस का विभाजन है, अगर उसमें जाएं 69 में, तो भी आपको यही चीजें मिलेंगी। तो बीजेपी एक बड़े संकट के दौर से गुजर रही है, और अगर जुलाई में पार्टी प्रेसिडेंट ऐसा बन जाता है जो आरएसएस को स्वीकार्य नहीं है, तो उसके कई नतीजे हो सकते हैं। हालांकि जो मेरा मानना है कि मोदी जी आखिरी क्षण तक इस कोशिश में रहेंगे। दो चीज़ों की कोशिश कर सकते हैं कि वो कोई ऐसा नाम निकालें जो आरएसएस भी स्वीकार कर ले, और कोई ऐसा नाम निकालें जो चुनावी लिहाज से उनको मदद करने वाला हो सकता है। जैसे मैं आपको नाम लूँ, कई नाम चल रहे हैं, शिवराज सिंह का भी चल रहा है और चीज़ों का चल रहा है, स्मृति ईरानी का भी चल रहा है। एक जो नाम बहुत प्रमुखता से है वो भूपेंद्र यादव का है, जो कैबिनेट में है। बहुत अच्छे आदमी है, मतलब मैं एज ए पर्सन, आई नो हिम पर्सनली, ही नोज मी पर्सनली, वी हैव बीन गुड फ्रेंड्स। एक यादव का होना बिहार में फायदे का हो सकता है, एक यादव का होना उत्तर प्रदेश में अखिलेश की काट के लिए हो सकता है। संघ मंजूर करेगा क्या? संघ के सामने दिक्कत ये है कि उनको मोदी का आदमी चाहिए क्या, या मोदी की पसंद का आदमी चाहिए क्या, ये पूरा का पूरा इशू है। अब जो हमने एक जो डिबेट में भी बात की और आगे भी करेंगे कि जो संघ है उसको संगठन की चिंता है, व्यक्ति की चिंता नहीं है। अगर आरएसएस पिछले 100 सालों से जिंदा है, कायम है, और कांग्रेस भी 100 सालों से कायम है, तो उसके 100 से 125 140 सालों से उसके बेसिक में ये है कि ऑर्गेनाइजेशनल लॉयल्टी। तो ये जो टाइम है, अगर बीजेपी इस मौके को चूक जाती है और वो फिर एक मिथ में कन्वर्ट हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर, तो उसका डिजास्टर हो जाएगा। उसका डिजास्टर यूँ हो जाएगा कि जैसा आपने उदाहरण दिया, आपने कहा कि कमजोर मुख्यमंत्री हैं राज्यों में, तो वो कमजोर मुख्यमंत्रियों का होना यही बताता है कि मोदी जी ताकतवर लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश में योगी को क्यों हटाने की बात चलती है बार बार, इसलिए चलती है कि जितने बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं उसमें सबसे ज्यादा ताकतवर वो मुख्यमंत्री हैं, योगी हैं, जो इंडिपेंडेंट हैं काम करने के मामले में, और वो जो मोदी जी को चैलेंज करते रहते हैं, और जिसको आरएसएस भी पसंद करता है। ये जो पूरा का पूरा चक्र है, वो इसमें जो स्ट्रगल है, जो अब सिद्ध होना है बीजेपी के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में, वो यही सिद्ध होना है कि सुप्रीमेसी अब किसकी रहेगी। मेरे ख्याल से मोदी जी की सुप्रीमेसी अब दाव पर है। जहाँ तक मैं बीजेपी के, मतलब बीजेपी मोदी जी के अंतर्गत काम नहीं कर पाएगी, जो मैं देख रहा हूँ। वो सरकार और बीजेपी दोनों को एक मानकर चलते थे, अब वो दोनों को अलग मानकर चलना पड़ेगा।
और वो संकट जो है उसको वो कैसे पार लगाते हैं, इस समय वो भारी संकट में है। और वो संकट मैनीफोल्ड जिसको कहते हैं ना, कई चौतरफा है। हम्म। तो इसलिए ये जो पूरा का पूरा लेट हो गया। नड्डा जी चलते रहे कि 2024 के चुनाव करवा लें, फिर अब ऑपरेशन सिंदूर आ गया, इसलिए अब वो बिहार का चुनाव आ जाएगा तो उनके बिहारी कनेक्शन भी हैं नड्डा जी के, मतलब शायद कहा जाता है कि उनका जन्म बिहार में हुआ है। तो बहुत सारी चीजें तो नड्डा जी को वो जीवन भर चला सकते हैं, चलाना चाहेंगे, और हम्म। वो संभव होगा नहीं। तो मैं अपनी चर्चा को खत्म करता हूँ आशुतोष जी, कि जी। ये जो आपका विषय है मिथ अबाउट बीजेपी, ये मिथ टूटने वाली है। और वो मिथ ये टूटेगी कि बीजेपी एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जो टूटने वाली है। और बीजेपी अगर ये मिथ टूट जाती है तो आप पाएंगे कि आरएसएस विड्रॉ कर लेगा बहुत सारी चीज़ों से। और आरएसएस के विड्रॉल का मतलब होगा फिर बीजेपी जो है उसके पास चुनाव लड़ने की ताकत नहीं है, जो कि महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में सिद्ध हुआ कि चुनाव आरएसएस ने लड़ा। बीजेपी एक मिथ है पार्टी के तौर पर। तो बीजेपी अगर मिथ है तो मोदी जी भी मिथ हैं, क्योंकि मोदी जी ने पार्टी और स्वयं को एक रूप मान रखा। तो हम आज की चर्चा इसी नोट पर खत्म करते हैं जी। ठीक है सर। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू।